गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, रीड के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था इन्फ्रेंसेस। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि इन्फ्रेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, कितने टाइप के इन्फ्रेंसेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसमें बताया है मैंने। ठीक है, उसमें कुछ पॉलिसीज़ करवाई हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, जो मैंने डिस्कस कर दी थी फर्स्ट पार्ट में। कुछ पॉलिसीज़ रह गई थी, स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि कंप्लीट पॉलिसीज़ करवाइए, जितनी भी हैं सारी करवा दीजिए। तो बाकी बची हुई पॉलिसीज़ मैंने इसमें करवाई हैं। इसमें भी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो लास्ट में अपने एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको इन्फ्रेंसेस के पॉलिसीज़ के क्वेश्चन और इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन कैसे आएंगे दोनों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम मेजर पॉलिसीज़। तो फर्स्ट है पॉलिसीज़ में, फर्स्ट मेजर पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली याद रख लेना कि व्हेन अ रॉन्ग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गिव्स मोर देन वन मीनिंग, जब कोई रॉन्ग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा मीनिंग दे देती है, तब हम कह देते हैं पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। मतलब सेंटेंस को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ग्रामेटिकली इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जिससे उसका मीनिंग नहीं क्लियर हो पा रहा है, एक से ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो पा रहे हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। जैसे कि आई हेल्प्ड ए बैगर स्टैंडिंग ऑन द डोर। आई हेल्प्ड अ बैगर स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब ये स्टैंडिंग वर्ड जो है ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। आई हेल्प्ड अ बैगर स्टैंडिंग ऑन द डोर मतलब दरवाजे पर खड़े होकर मैंने भिखारी की सहायता की, या दरवाजे पर खड़े हुए भिखारी की सहायता की। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हु वाज स्टैंडिंग, कि दरवाजे पर कौन खड़ा था, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। ओके, तो जब ग्रामेटिकली सेंटेंस को इस तरीके से अरेंज किया हो कि हमें उसका मीनिंग क्लियर ना हो रहा हो, तब कहेंगे पॉलिसी ऑफ एम्फीबॉली। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस, ये पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन इट इज एज्यूम दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट हैज नॉट yet been proven false, or false because it has not yet been proven true. Policy of ignorance, appeal to ignorance। देखो, appeal to ignorance क्या है कि जब हम किसी बात को इसलिए सही मानते हैं क्योंकि इसको अभी तक किसी ने गलत नहीं साबित किया है। ठीक है, दिस पॉलिसी occurs when it is assumed that something is true because it has नॉट येट बीन प्रूवन फॉल्स। मतलब किसी चीज़ को हम सच इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको झूठ साबित नहीं किया गया आज तक, और झूठ इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको सच साबित नहीं किया गया है। मतलब कोई चीज़ गलत है वो हम इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि वो आज तक सही साबित नहीं हो पाई है। हो सकता है वो सही हो लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया है। और कोई चीज़ सही है उसको हम इसलिए सही मानते हैं क्योंकि उसको कोई गलती नहीं साबित कर पाया है। तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है इसको कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि हम कहते हैं नो वन कैन एक्चुअली प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट। कोई वास्तव में इस बात को साबित नहीं कर पाया कि भगवान होता है। देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए भगवान नहीं होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि भगवान को किसी ने देखा नहीं अपनी आंखों से, इसलिए भगवान होता ही नहीं है, तो ये पॉलिसी है। क्योंकि इसमें एक लेक ऑफ प्रूफ है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भगवान होने का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, आंखों से नहीं देखा, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं होता है। तो ये एक पॉलिसी है जिसको हम कहेंगे अपील टू इग्नोरेंस। मतलब कोई चीज़ अगर कोई साबित नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा कोई चीज़ साबित नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो चीज़ हो सकती है। तो इसको बोलेंगे अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, पॉलिसी
ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखिए पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। Policy of complex question. This policy occurs when a question cannot be answered in yes or no. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किसको कहेंगे? जब हम किसी क्वेश्चन का जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। यस में देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, नो में देंगे तो भी आंसर वही आएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो रीडर को बैफल कर देता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बैफल्स द रीडर। मतलब कोई पर्सन हमसे एक क्वेश्चन करता है और हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आप हाँ में जवाब देंगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, ना में जवाब देंगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जैसे कि आपसे कोई कहे कि हैव यू स्टॉप चीटिंग अदर्स, कि क्या आपने दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया है। अब इसको आप कहेंगे यस, तो इट मीन्स आप पहले दिया करते थे। अगर आप इसको कहते हैं नो, इट मीन्स अभी भी देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की पॉलिसी है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? अप्लाई अ जनरल रूल टू ऑल सिचुएशन। मतलब जो जनरली चलता आ रहा है सभी सिचुएशन में वैसा ही होगा, वो रूल अप्लाई करना। वेयर द रूल डज नॉट रियली अप्लाई, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी वो रूल अप्लाई कर देना जहाँ पर वो होना नहीं चाहिए, जहाँ पर वो नहीं हो सकता। तो एक जनरल रूल के आधार पर हम सभी सिचुएशन को मान लेते हैं। तो वो क्या है? पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ कि बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। देयरफॉर एमस मस्ट बी एबल टू फ्लाई। एमस क्या है? एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच जैसा पक्षी है एक, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो अगर हम कहें कि एमस एक पक्षी है, एमस इज अ बर्ड एंड बर्ड कैन फ्लाई, तो हम कंक्लूजन क्या निकालें? कंक्लूजन ये निकाल लें एमस कैन फ्लाई। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो इन्फ्रेंस है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट हमारा जो प्रीमिस है वो है क्या है? बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई। और सेकंड हमारे पास जो प्रीमिस है एमस इज अ बर्ड। और अगर हम कहें एमस कैन फ्लाई, तो यहाँ पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है। हालांकि प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंक्लूजन सही है, प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंक्लूजन सही है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी क्या है कि एमस एक बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट है, क्योंकि हर सिचुएशन में ये रूल फॉलो नहीं होता, ये रूल लागू नहीं हो रहा है हर सिचुएशन में। ये श्योर है कि बर्ड्स पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन एमस एक ऐसा बर्ड है जो नहीं उड़ सकता। ये अपवाद है, ओमिशन है, तो हम कह सकते हैं ओके कि यहाँ पे पॉलिसी है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉलिसी है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, जिसको एब्यूजिव आर्गूमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, जिसको एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देखो क्या है ये पॉलिसी, क्या है? एड होमिनम मीन्स अगेंस्ट द मैन, अगेंस्ट द मैन, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज समटाइम कॉल्ड नेम कॉलिंग। इस पॉलिसी को नेम कॉलिंग भी कह देते हैं, और द पर्सनल अटैक पॉलिसी। नेम कॉलिंग पॉलिसी और पर्सनल अटैक पॉलिसी भी कह देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एड होमिनम या एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट, नेम कॉलिंग और पर्सनल अटैक पॉलिसी। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन पर अटैक किया जाता है, उसके आर्ग्यूमेंट को नहीं, उसके पर्सनल लाइफ को अटैक किया जाता है, उसको बोल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आर्ग्यूमेंटम
एड होमिनम याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसमें किसी पर्सन को क्रिटिसाइज किया होता है। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी अकर्स व्हेन समवन अटैक्स द पर्सन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिज और हर आर्ग्यूमेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अटैक किया होता है, उसके आर्ग्यूमेंट को अटैक करने के बजाय उस पर्टिकुलर पर्सन को अटैक किया होता है, उसको हम क्या देते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। देखिए कैसे, यू वुडंट अंडरस्टैंड सिंस यू हैव नेवर हैड टू स्ट्रगल। मतलब तुम नहीं समझ पाओगे कि स्ट्रगल क्या होता है क्योंकि तुमने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं है। मतलब किसी पर्सन को इस बात को लेकर उस पर अटैक किया जा रहा है कि उसने कभी स्ट्रगल नहीं किया है और उसको ये चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि स्ट्रगल होता क्या है, संघर्ष होता क्या है। ठीक है, तो ये पर्सनल अटैक हो गया ना किसी पर्सन पर। उसने कोई आर्ग्यूमेंट दिया लेकिन उसको ये कहकर उसके आर्ग्यूमेंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया कि तुमने तो कभी स्ट्रगल किया ही नहीं है, तुम्हें क्या पता होगा कि स्ट्रगल क्या है। तो इस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट है, इस तरीके का जो ठीक है आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम, कौन सी पॉलिसी है, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी जिसको एड वेरिकेडियम भी बोलते हैं, एड वेरिकेडियम भी बोलते हैं। अपील टू अथॉरिटी क्या है, दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन समवन एक्सेप्ट अ ट्रुथ ऑन ब्लाइंड फेथ। जब ब्लाइंड फेथ, आंखें बंद करके किसी सच को स्वीकार कर लिया जाता है, उसको बोल देते हैं अपील टू अथॉरिटी। जस्ट बिकॉज सम सेलिब्रिटी और वेल नोन पर्सन एडमायर्स इट। मतलब कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई वेल नोन पर्सन हो गया, किसी चीज़ को एडमायर कर देता है कि हाँ वो करता है तो ज़रूर ये चीज़ सही होगी, उसको अपील टू अथॉरिटी बोल देते हैं। यहाँ भी एक मिस्टेक करते हैं हम, एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या है, अपील टू अथॉरिटी। मतलब कोई सेलिब्रिटी किसी चीज़ की ऐड कर रहा है और हम आंखें बंद करके उसको खरीद लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी कोई काम कर रहा है और हम सोचते हैं कि ये सही होगा क्योंकि ये बंदा कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं अपील टू अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यूज़ पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, यूज़ पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, 3 out of 4 डेंटिस्ट यूज़ इट। कि 4 में से 3 डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर डेंटिस्ट का नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं तो ये बढ़िया ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसी हो गई। अगर ये प्रीमिसेस के रूप में आपको 2 सेंटेंस दिए जाएं तो आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि पेप्सोडेंट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 3 out of 4 का है मैंने। और डेंटिस्ट हो गए या कोई सेलिब्रिटी किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है और उस बेस पर हम किसी चीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये भी एक हमारी मिस्टेक है। इसी को हम पॉलिसी कहेंगे अपील टू अथॉरिटी, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी इसको यूज़ कर रहा है, इसके लिए यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट है अपील टू मासेस। नेक्स्ट पॉलिसी है अपील टू मासेस। ठीक है, दिस पॉलिसी अकर्स when we conclude that preposition must be true because many or most people believe it to be true। मतलब कोई भी कंक्लूजन निकाला है, जब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई भी प्रिपोजिशन है, कोई भी कंक्लूजन हमने निकाला है, वो अवश्य ही सत्य होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं इस पर। ठीक है, मासेस होती है पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक जो है वो ये चीज़ मानती है, बहुत सारी पब्लिक ये बात कहती है। ठीक है, सभी कहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं, तो ये चीज़ सही होगी। ज़्यादातर लोग अगर इसको सही मानते हैं तो ये सही होगी, तो इसको हम बोल देते हैं अपील टू मासेस। ओके, इसको हम बोल देते हैं अपील टू मासेस। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज टोटली गोइंग टू गेट ए न्यू स्मार्टफोन व्हेन इट कम्स आउट दिस वीकेंड, व्हाई आरंट यू। मतलब कोई पर्सन कह रहा है कि हर बंदा, मतलब मोस्ट ऑफ पब्लिक, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, आईफोन 12 प्रो या 13 प्रो लॉन्च होने जा रहा है, सभी खरीद रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं, तुम क्यों नहीं खरीद रहे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम क्या है, अपील टू मासेस कह देते हैं इसको, कि बहुत सारी पब्लिक ऐसा सोचती है, बहुत सारी पब्लिक ऐसा कर रही है, तो हमें भी करना चाहिए, तो इसको बोल देते हैं अपील टू मासेस। लोगों को देख कर अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी पॉलिसी है, अपील टू मासेस है, क्योंकि लोग करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए, अपील टू थ्रेट, अपील टू थ्रेट, it is a fallacy committed when one appeals to force or the threat of force to bring about acceptance of conclusion। मतलब जब कोई पर्सन फोर्सफुली, ठीक है, अपील टू फोर्स मतलब फोर्सफुली, जब कोई पर्सन किसी कंक्लूजन को एक्सेप्ट करवाता है बाय फोर्स, ओके, फोर्सफुली किसी को कहकर एक्सेप्ट करवाता है, ठीक है, बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, बलपूर्वक किसी को धमकी देता है कि, और उसके बाद उसको कोई चीज़ स्वीकार करने के लिए कहता है, तो ये पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये पॉलिसी है अपील टू थ्रेट, ओके, उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो इससे तो क्लियर हो जाएगा कि थ्रेट दिया जा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली किया जा रहा है, तो अपील टू थ्रेट है। कैसे, इफ़ यू डोंट वर्क फॉर मी ऑन वीकेंड्स आई विल हायर अनदर एम्प्लॉय। मतलब अगर मुझ वीकेंड्स पे वैसे छुट्टी होती है, अगर वीकेंड पे मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं कोई और एम्प्लॉय रख लूँगा। तो यहाँ फोर्सफुली उसको कहा जा रहा है, इस कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जा रहा है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, वीकेंड्स पर काम करना ही पड़ेगा अगर यहाँ पर काम करना चाहते हो, अदरवाइज यू कैन फाइंड ए न्यू जॉब, ठीक है, तुम एक अच्छी जॉब ढूंढ लो, और जॉब ढूंढ लो, सर्च कर लो जहाँ मिलती है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे अपील टू थ्रेट। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। एक्सक्लूडेड होता है निष्कासित कर देना, निकल जाना, मिडल बीच वाला हिस्सा, मिडल पोर्शन निकल जाना। देखो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि ना हम हाँ में जवाब दे सकते हैं, ना हम ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ में कहते हैं तो भी गलत है, ना में कहते हैं तो भी गलत है। तो हमें क्या है, बीच वाला मिडल जो ऑप्शन है वो लेना पड़ता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रीमिसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि या तो यस और या नो, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनो, बीच में नहीं जा सकते। तो वहाँ पे किस चीज़ की पॉलिसी आ जाती है, वहाँ पे आ जाती है पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। फॉर एवरी प्रीपोजिशन आइदर द प्रीपोजिशन इज ट्रू और इट्स नेगेटिव इज ट्रू। For every preposition either the preposition is true or its negative is true, जो मैंने आपको समझा दिया कि या तो हाँ वाली सिचुएशन सही कर सकते हैं आप, या उसके नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं। ए मिडल ऑप्शन इज एक्सक्लूडेड, इसमें क्या है, मिडल ऑप्शन नहीं होगा। तो वहाँ पे पॉलिसी क्या है, वहाँ पे पॉलिसी आती है पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। कैसे, ही इज आइदर ब्यूटीफुल और अगली, से अ वर्ड फॉर हिम। मतलब या तो वो सुंदर है, ठीक है, या सुंदर नहीं है, ठीक है, या भद्दा है। या तो वो सुंदर है या भद्दा है, से वर्ड फॉर, दोनों में से एक वर्ड कहिए, ठीक है। तो हम मिडल पोर्शन की तरफ नहीं जा सकते, मिडल में नहीं कह सकते ना इतना बुरा है ना इतना अच्छा है, बस ठीक ठाक है, ठीक है। तो हम सो नहीं कह सकते, यहाँ पर मिडल पोर्शन गायब है, सो नहीं कह सकते कि ठीक ठाक है। तो या तो हम उसको ब्यूटीफुल मानेंगे, ठीक है, हैंडसम मानेंगे, सॉरी, और या फिर उसको भद्दा मानेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हैंडसम कर लेना, मेल के लिए हैंडसम वर्ड आता है कि या तो हम हैंडसम मान सकते हैं या फिर भद्दा मान सकते हैं। सो नहीं कह सकते, मिडल पोर्शन इसमें गायब है, मिडल पोर्शन नहीं है, ठीक है। अब मिडल ऑप्शन इज एक्सक्लूडेड, उसको कहेंगे पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट क्या है, बोलने का लहजा। जब हम बोलने की हमारी टोन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, उस बोलने की टोन से जो मीनिंग है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वहाँ पे है पॉलिसी ऑफ एक्सेंट, ठीक है। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, अगर गुस्से में बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया है, गुस्से में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी गलती क्या है, हमने कोई गलती की है उसको पूछा जा रहा है। अगर प्यार से पूछा जाए कि आपने क्या किया है, तो हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, कुछ अच्छे काम पूछे जा रहे हैं। तो वो एक्सेंट है, हमारा बोलने का लहजा है, जिससे क्या मीनिंग क्लियर होता है। तो कई बार क्या है,
बोलने के लहजे से मीनिंग अंडरस्टूड हो जाता है उसका, ठीक है, मिसअंडरस्टूड हो जाता है, उसको हम कह देते हैं फॉलिसी ऑफ एक्सेंट। व्हेन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सेंटेंस और एंटायर आइडिया इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय चेंजिंग वेयर द एक्सेंट फॉल्स। तो वही बात है कि जहाँ पर एक्सेंट बल देकर आपको बोलना है, जहाँ पर आप ज़्यादा बलाघात देकर बोल रहे हैं, उसको बल ना देकर किसी और वर्ड को बल देकर ज़्यादा बोल देने से मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको बोल देते हैं फॉलिसी ऑफ एक्सेंट। जैसे कि मैं बोलूँ आई शॉट द डियर, आई शॉट द डियर, यहाँ पर वो खुद से सवाल कर रहा है, ठीक है, वो कंफर्म कर रहा है इस चीज़ के लिए कि क्या मैंने डियर को मारा है, मैंने हिरन को मारा है। अब क्या है, इसको बड़े आराम से सॉफ्टली आई शॉट द डियर, तो ये तो कन्फेशन हो गया। अगर इसको ऐसे बोल दिया जाए, प्यार से बोल दिया जाए आई शॉट द डियर, ठीक है, आई शॉट द डियर, तो अगर प्यार से बोल दिया जाए ऐसे तो ये कन्फेशन हो गया। और अगर साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ थोड़ा जोर डालकर आई शॉट द डियर इस तरीके से बोला जाता है आई शॉट द डियर, तो इसमें क्या है, ये पूछा जा रहा है, ये कंफर्म किया जा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब सेम ही सेंटेंस है लेकिन बोलने का लहजा चेंज है, लहजे से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे फॉलिसी ऑफ एक्सेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ और कंप्लीट हो गई हैं पॉलिसीज़। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। कुछ पॉलिसीज़ के क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ आपको किस तरीके से इन्फ्रेंसेस का पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से उसी पैराग्राफ पर जो प्रीमिसेस हैं, जो जानकारी दी है, उसके आधार पर आप क्वेश्चन में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की एक वीडियो और लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।